हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे। उसके पहले मैंने बताया था बिटलसी का वर्ल्ड जो एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन था कि उन्होंने वर्ल्ड एग्रीकल्चर को किस तरह से डिवाइड किया और उसके पीछे जो जो कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर रीजन और रीजनलाइजेशन का, उसका बेस क्या है। तो मेथड्स ऑफ रीजनलाइजेशन में हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें फर्स्ट टेक्निक जो थी वो थी आदर्शी विधि या नॉर्मेटिव टेक्निक। दूसरा जो इसमें हम बात करते हैं वो है एम्पिरिकल या आनुभविक टेक्निक। और थर्ड वन जो है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स या सांख्यिकीय विधियाँ। इसमें जनरली हम लोग जिनको शामिल करते हैं वो है द क्रॉप कॉम्बिनेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप कॉन्सेंट्रेशन, एग्रीकल्चरल और क्रॉप प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल और क्रॉप एफिशिएंसी, क्रॉप रैंकिंग। इस तरह की जो मेथड्स हैं वो स्टैटिकल मेथड्स में हम यूज़ करते हैं। इसके बाद एक और आता है सिंगल एलिमेंट टेक्निक, एक तात्विक विधि को कि यानी जब हम किसी रीजनलाइजेशन पर काम करते हैं एग्रीकल्चर के, तो पर्टिकुलर एक जो एलिमेंट है उसी को ध्यान में रखकर बात करते हैं। इससे जो है रीजनलाइजेशन में अपना एक मेथड डेवलप हो गया है। दूसरा है मल्टी एलिमेंट या बहुतात्विक विधि। मल्टी एलिमेंट में एक से ज़्यादा बहुत सारे तत्वों को ध्यान में अंतर्गत रखते हुए किसी कृषि प्रदेश का निर्धारण किया जाता है। उस प्रदेश को एक जो है नाम दिया जाता है, उसके बहुत सारे जो तत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए। इसी प्रकार कृषि प्रदेश और कृषि का जो सिस्टम है एग्रीकल्चरल रीजन और सिस्टम, तो कृषि प्रदेश की जो अवधारणा है, प्रदेश बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपने अंदर के तत्वों में समानता रखता है, होमोजेनिटी, और जो अपने आसपास के क्षेत्रों से सर्वदा भिन्न होता है, ऐसे क्षेत्र को हम प्रदेश के रूप में देखते हैं। और उस प्रदेश की अपनी कुछ विशेष पहचान होती है जिसके कारण वो दूसरों से अलग होता है। उसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, चाहे वो उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु तत्व हों या उस क्षेत्र की जो भूमि है, मिट्टी है, या जो अन्य संसाधन है, चाहे वो जल स्रोत हों चाहे अन्य हों, वो उनमें एक प्रकार की समानता होने के कारण वो एक प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। और जब हम दूसरे प्रदेश की बात करते हैं तो जो पहले प्रदेश के तत्व हैं वो दूसरे प्रदेश में देखने को नहीं मिलते, और इसी के कारण हम एक प्रदेश के रूप में उनके तत्वों की समानता के आधार पर देखते हैं। डी विटलसी ने ये प्रयास किया था कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर को जो सिस्टम है उसमें डिवाइड करने के लिए कुछ बेस जो थे उन्होंने लिए थे, उसमें कुछ आधार लिए थे। और पहला आधार था भूमि उपयोग की गहनता, द इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, कि भूमि का जो उपयोग है उसकी गहनता किस प्रकार से है। दूसरा उसने लिया था फसलों के उत्पादन एवं पशुपालन की विधियां, द मेथड्स ऑफ क्रॉपिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी किस प्रकार से जो फसल उत्पादन होता है उसकी कौन कौन सी विधियां वहाँ काम में ली जाती है, या फसलों के साथ पशुपालन का जो एक आधार है वो किस रूप में लिया जाता है। थर्ड वन था निवेश, भूमि में निवेश, जो भी कृषि क्षेत्र है उसमें किस प्रकार का निवेश, चाहे वो लेबर का हो, चाहे वो कैपिटल का हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर हो, और उसकी इंटेंसिटी क्या है, और उसके बाद जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है। तो थर्ड वन जो है भूमि में निवेश, चाहे वो लेबर हो, कैपिटल हो, या उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो के उपयोग की गहनता और उसके फलस्वरूप उत्पादन की जो मात्रा है उसको ध्यान के अंतर्गत रखते हुए भी उन्होंने अपने जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर का जो क्लासिफिकेशन है उसको प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है उत्पादित वस्तुओं का वितरण एवं व्यापार, द ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विच प्रोड्यूस इन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो ये कहाँ तक उत्पादित होती हैं, किस तरह से उनका वितरण होता है, और व्यापार कहाँ तक होता है, उसमें उसकी भूमिका क्या है। नेक्स्ट जो लिया था इन्होंने वो उसमें था कृषि कार्य करने के लिए तैयार की गई संरचना, जो स्ट्रक्चर है
वो किस प्रकार से बनाया गया है ताकि वो एग्रीकल्चर सिस्टम में डेवलप हो सके। और सिक्स्थ जो इसका है वो है यंत्र एवं कृषि उपयोग की विधियाँ, द मेथड्स एंड द मशीन्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो इस बेसिस पे उन्होंने 5 अपने जो कंपोनेंट दिए थे, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन दिया था इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज, थर्ड वन दिया था द प्रोसीडिंग ऑफ प्रोसीडिंग एंड प्रपोजल ऑफ क्रॉप्स, tools and methods used in farming, and the complex structure associated with agriculture। तो ये जो बेसिस उनके रहे हैं, इसके बेसिस पर उन्होंने जो अपना एग्रीकल्चर का जो एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था वो 13 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और इसकी जो कुछ कैरेक्टर थी उसके आधार पर भी कि जो इसकी जो कैरेक्टर है एग्रीकल्चर की, वो इसके क्लासिफिकेशन का बेस है। दूसरा, दिस इज द फर्स्ट एफर्ट टू क्लासिफाई इन अ साइंटिफिक फॉर्म, कि विश्व का ऐसा पहला प्रयास था ये जो कृषि को या कृषि प्रदेशों को एक वैज्ञानिक पद्धति से जो है उनको विभाजित किया जा सके। और उसमें जो स्ट्रेस दिया गया था, जो एम्फेसिस दिया गया था, वो इस बात पर था कि पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, वो सही रहे। और जो है इसमें 5 जो लक्षण थे वो चुने गए थे, जो मैंने पिछली बताया आपको पिछला, और इसके आधार पर ही उसकी बाउंड्रीज को जो है वो डिवाइड किया गया था। और इसको हम जो है वर्ल्ड मैप पर दिखा सकते हैं, वर्ल्ड एग्रीकल्चर को, कि ये किस प्रकार था। तो एक कंपैरेटिव स्टडी हम इसकी कर सकते हैं कि वर्ल्ड के जो एग्रीकल्चरल रीजन्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है मिक्स नहीं हो करके अपनी अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, और इस आधार पर उनको हम वर्ल्ड एग्रीकल्चर में कंपेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके कारण जो डेटा हमारे पास हैं वो हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, और डेटा कलेक्शन के बाद उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो है डी विटलसी की कुछ अपनी एक विशेषताएं थी, जिसके आधार पर उन्होंने जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको 13 रीजन्स में डिवाइड किया था। इसमें फर्स्ट वन उन्होंने लिया था प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, divided into 2 parts, rudimental sedentary agriculture, and next one shifting agriculture. Now next nomadic herding, और fourth one है the livestock ranching। fifth one जो इन्होंने दिया है वो subsistence agriculture with rice dominance। ये जो टिलेज है ये खास तौर से उन एरियाज में है जो बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरियाज हैं और जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट इन्होंने लिया था सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर विदाउट राइस मींस अदर क्रॉप डोमिनेंस। नेक्स्ट वन जो था मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, कि जो मेडिटेरियन का क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से वहाँ पर एक करेक्टर अपना उसका है उस क्लाइमेट का, और उसमें जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी अलग से है। नेक्स्ट वन प्लांटेशन, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इट इज़ ऑन बिहाफ ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल डेवलपमेंट, जो है आउटसाइड यूरोप जब हुआ तब इस क्रॉप को, और विच इज यूज्ड इन यूरोपियन इंडस्ट्रीज और नाउअडेज इन अमेरिकन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन commercial grain farming. It is totally scientific agriculture which is based on scientific development and techniques. In case of machines, in case of high variety seeds, insecticides, pesticides, fertilizers, artificial rainfall. Now commercial dairy farming. और कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का ये है कि ख़ास तौर से पूरे वर्ल्ड में किस तरह से जो है मिल्क और उसकी डिमांड जो सप्लाई है उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता हो, और उसके लिए
जो है मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़, की मिल्किंग जो है मशीन से होती हैं, एनिमल्स को ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के देख रेख में रखा जाता है ताकि उनका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक रहे, मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से हो, उनका फूडिंग, उनका ड्रिंकिंग, वो सब अच्छे से हो, और उनका जो इन्वायरमेंट है जहाँ वो रह रहे हैं उसमें उनको किस तरह से अच्छे डेवलप किया जा सकता है। देन मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड ये दो तरीके से है। पहला जो सबसिस्टेंस ग्रेन फार्मिंग है उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री है, दैट इज़ कॉल्ड सबसिस्टेंस मिक्स्ड फार्मिंग। और जहाँ कमर्शियल है, कमर्शियल विद एनिमल हस्बेंड्री, इट इज़ कॉल्ड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग विद एनिमल हस्बेंड्री, इट इज़ ऑल्सो मिक्स्ड। एंड लास्ट वन that is specific horticulture, means in other words, or on the other hand it is known as truck farming in US and market gardening in Europe. It is basically to fulfill the city requirement, daily city requirement, used in form of vegetables and flowers and fruits. तो ये जो बेसिस के ऊपर था, ये जो है पूरा बिटलसी का जो बेसिस था वो उन्होंने दिया, और इसके आधार पर उन्होंने वर्ल्ड एग्रीकल्चर को 30 रीजन्स में डिवाइड किया। इंडिविजुअल रीजन्स के बारे में मैं आपको बात कर चुका हूँ, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर को हम आज डिवाइड करके देखते हैं किस तरह से। और ये क्लासिफिकेशन आज भी उतना ही एग्जिस्ट करता है जब अपनी फॉर्मेशन के पीरियड में था। बात आती है क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का जहाँ तक सवाल है उसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न सिटी डेवलपमेंट, जिसको सिटी एक्सपेंशन भी हम कह सकते हैं, जो एक्सटेंड हो रहे हैं, एग्रीकल्चर का जो रोल है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नई एग्रीकल्चरल जो लैंड यूज़ हो रही है, या जो पुराना लैंड जो सिटी सराउंडिंग में था वो सिटी एक्सपांड होने के कारण जो ख़त्म हो रहा है, या इरिगेशन की जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, या जो नए ग्रासलैंड्स जिनको हमने एग्रीकल्चर फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है, वो सब इसमें आता है। लेकिन अगर मैं आपको सीधे शब्दों में एक बात कहूँ कि प्रेजेंट फॉर्म में तो ये उतना ही एग्जिस्टेंस इसका है जितना इसके फॉर्मेशन जब ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बिटलसी ने जो एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन दिया है वर्ल्ड का, वो किस तरीके से है, उसका बेस क्या है। और नेक्स्ट क्लास में हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक टॉपिक और छूटा हुआ था हमारा, जो मैंने जिसका इंट्रोडक्शन दिया था, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री का। तो आज के लिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।